Hello everyone, welcome back to online learning of your class 12 business studies. My name is Pooja and I'm here to help you out and relate with concepts of business studies syllabus of class 12. So for today's tutorial, I will be starting and initiating a fresh new chapter, that is I'm talking about chapter number 5, that is organizing. So prior to this tutorial, I had covered chapter number 4, that is planning. So as you know, your syllabus needs to cover explanation of all managerial function. So it's time to start with organizing after completion of chapter number 4, that is planning. So before giving a start to this, I would definitely like to say organizing chapter focuses on understanding with general meaning of organizing as a function of manager, followed by organizing process, its importance, its features and various organizational structures. So let us understand the meaning of organizing at first. Do remember, organizing is your second function to be prepared or to be executed by any of the manager. So organizing जो है वो second function है. So after the plans have been drawn, the second important function of management is organizing. So organizing refers to identifying and grouping different activities in the organization and bringing together human and non-human resources so as to achieve organizational objectives. So let us understand this कि क्या है. So here I've mentioned that once the objectives and plans are laid down, which means I'm talking about planning as a function. So as you know कि जो objectives हैं वो definitely हमें plans offer करता है, because whenever we plan as a manager, we forecast our future, we basically plan our future and respect to that हम लोग of course अपने objectives को भी यहाँ पे prepare करते हैं, what is to be achieved as a destination point. सो जैसे ही एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है एंड यू हैव अ फाइनल प्लान, सो उसके बाद मैनेजमेंट जो है इट हैज़ टू आइडेंटिफाई एंड स्टैब्लिश प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, विच मीन्स जब भी एक बार प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एफर्ट रिक्वायर्ड होता है वो ऑफकोर्स सेकेंड फंक्शन से स्टार्टअप हो जाता है. बिकॉज जब भी हम लोग को प्लान्स प्रिपेयर करने होते हैं इट इज़ ऑल अबाउट द मेंटल एक्सरसाइज और द रफ एस्टिमेशन विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड और फॉलोड इन द नियर बाय फ्यूचर. सो वंस प्लान्स एक बार फॉर्मुलेट हो गए, सो वी हैव द क्लियर विजन एज इन टर्म्स की व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, बाय हुम इट इज़ टू बी डन एंड यू नो व्हेन इट इज़ टू बी डन. सो ये सारे क्वेश्चंस का जब हमें आंसर मिल चुका होता है एंड वी हैव द अप्रोप्रिएट प्लान्स, देन ऑफ कोर्स उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एज अ सेकेंड फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑर्गेनाइजिंग, जो मैनेजमेंट होता है वो यहाँ पे वो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो ह्यूमन हो, फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, कीपिंग इन माइंड ऑफ कोर्स जो ऑब्जेक्टिव्स को हमें अटेन करना होता है. एंड उसके बाद वो एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप को सेटल डाउन करता है या क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ हिरार्की और द जॉब पोजिशंस और द जॉब प्रोफाइल्स जो कि एसेंशियल रोल प्ले करती हैं सो एज टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स. सो अगर जनरली बात करा जाए तो जनरली यू नो ऑर्गेनाइजिंग कुड बी रेफर्ड टू ऑर्गेनाइजिंग और अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर फ्रॉम एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. डू रिमेंबर कि जब भी प्लानिंग को हम करते हैं तो प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर दिया, विच मीन्स दैट वी हैव क्लियर मिशन एंड द विजन और द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन, बट उसको फ्रेम आउट करने के लिए, उसको कैरी आउट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज वो सारे रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करता है, चाहे वो आपका फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सो एज टू नो दैट कि एग्जैक्ट फॉर्म पे हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपके गोल्स को रियलाइज़ करने के लिए. So the crux or the aim of organizing is to enable people to work together for a common purpose. So this is only possible जब सारे resources हम लोग accumulate कर पाएंगे and वो resources को best form पे utilize करने के लिए we should be having a framework of hierarchy, चाहे वो आपका pyramid हो in the form of your top level management, middle level management और the supervisory और operational level of management. तो सबका collaborative approach के form पे ही काम possible होगा करना या goals को realize करना. So organizing basically यही ensure करता है कि जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी सो एज टू कैरी आउट द प्लान्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो एक रिसोर्सेज के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास फॉर श्योर वो चीज़ प्रेजेंटेड हो. So coming down to this, organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed. Do remember कि एक बिज़नेस में अपने गोल्स को रियलाइज़ करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए ऑफ कोर्स एक बिज़नेस हाउस को मल्टीपल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है, टास्क को परफॉर्म करना होता है एंड इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का काम जो होता है वो ऑर्गेनाइजिंग करता है. बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है बाय मीन ऑफ विच जितनी भी एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करते हो सो एज टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपने प्लानिंग स्टेज पे ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया होता है,
उसको ग्रुप करने का काम किया जाता है, विच मीन्स दैट सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इज ग्रुप्ड अंडर वन हेड और वन यूनिट, सो दैट सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो किया जा सके एंड सिस्टमैटिकली तरीके से जितनी भी एक्टिविटीज़ विच हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी पुट टू वन डिपार्टमेंट और कुड बी पुट टू वन यूनिट, सो दैट सिंक्रोनाइज्ड वे में एफर्ट कैरी आउट हो सके. At the same time, we need to define and delegate responsibility and authority and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. So organizing ना सिर्फ उस टास्क को आइडेंटिफाई करता है, उस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करता है जो कि हमें परफॉर्म करनी होती हैं सो एज टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स, बट एट द सेम टाइम वो ग्रुप भी करता है, विच मीन्स दैट वो सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को या सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ को एक सिंगल यूनिट में या डिपार्टमेंट में ऑफकोर्स ग्रुप कर देता है या क्लासीफाई कर देता है. एंड फर्दर यू ऑल्सो हैव टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. जब भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो करता है कोई भी मैनेजर, तो ऑफकोर्स द पर्सन हैज़ टू डिफाइन एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच मीन्स दैट जितने भी लोग आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, जितने भी जॉब प्रोफाइल्स पे लोग को आप पुट इन करोगे या जितने भी डेजिग्नेशंस पे लोगों को आप बिठाओगे सो एज टू कैरी आउट टास्क, डेफिनेटली उनको आप कुछ ना कुछ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे. इफ़ यू डू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने इस चीज़ को कवर किया है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड, विच मीन्स दैट अथॉरिटी इज बेसिकली द पावर टू गिव इंस्ट्रक्शंस और द a place जिसको आप होल्ड करते हो wherein you can command others, so that has to be backed by some sort of responsibility because responsibility is the obligation to perform. So if a person is having some sort of authority designation in the organization, of course that has to be backed by some sort of responsibility because responsibility होगी तभी वो अपने काम को justify कर सकेगा. At the same time it also have establishment of relationship for the purpose of enabling people to work most effectively, which means that जितने भी लोग काम करेंगे साथ में या जितने भी hierarchy होगी या जितने भी job positions होंगे, designations होंगे, of course हर एक जॉब पोजीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, हर एक जॉब डेजिग्नेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, हर एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. द रीज़न इज़ वो कुछ ना कुछ काम करता है दैट इज़ प्रोडक्टिव इन नेचर एंड जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को रियलाइज़ करती है, अटेन करती है. बट ऑफकोर्स उसकी वजह से भी हम लोग को रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है वेरिन we should be very much clear who is subordinate, who is superior, because जो superior होगा of course the person has a right to command and subordinate has to follow or execute that task जो कि उसने हमें बोला होगा या जो इंस्ट्रक्शन हमें बोला होगा एज अ सुपीरियर. सो कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, कौन किसके लिए आंसरेबल है, हु कैन कमांड, हु कैन नॉट कमांड, ये जो सब चीज़ें होती हैं क्लियर कट फॉर्म पे वो ऑर्गेनाइजिंग ही स्पेल आउट करता है. So do remember, organizing helps in implementation of plans by clarifying jobs and working relationship and effectively, deploying resources for attainment of identified and desired goals, which means that organizing बहुत ज़्यादा हेल्प करता है because जो हमने plans prepare किए होते हैं at the planning stage उसको implement करने का जो काम होता है that has to be done by your organizing, because यहाँ पे वो रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट किया जाता है, प्रॉपर बैकअप क्रिएट किया जाता है जो रिसोर्सेज हेल्प आउट करेंगे आपके प्लान्स के एग्जीक्यूशन के लिए. एट द सेम टाइम ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिकॉज एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑफ द प्लान इज़ हेविली डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीपल जॉब्स को क्रिएट कर दिया जाता है, जॉब प्रोफाइल्स को क्रिएट कर दिया जाता है. सो बाय मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वेरन क्लियरली स्पेल आउट किया जाता है कि who is accountable, who is answerable, who has the authority to command. So clarification of jobs या job profile काफ़ी important role play करेगा ताकि हर एक इंसान को इंडिविजुअल फॉर्म पे ये क्लियर हो कि उसको किससे इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करना है, व्हाट आर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसको परफॉर्म करना है, वो कहाँ कहाँ किस किस को अकाउंटेबल हो सकता है, आंसरेबल हो सकता है. तो ये सारा प्रोसेस को जो मर्ज किया जाता है, जो कोलैबोरेट किया जाता है या वर्कआउट किया जाता है, दैट इज़ डन बाय मीन ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इतना टिपिकल टास्क ऑर्गेनाइजिंग क्यों परफॉर्म करता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही आप सारे रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने के बाद ऑफकोर्स प्रोडक्टिव फॉर्म पे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से बेस्ट पॉसिबल वे में रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो. सो दिस इज़ समथिंग जो कि आपको हेल्प आउट करेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन या रियलाइज करने के लिए. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द क्रक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन, तो ये दो मेजर चीज़ें करता है. फर्स्ट इज़ इट क्रिएट्स अ हियरार्किकल अरेंजमेंट एंड एट द सेम टाइम वो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान देता है बिकॉज ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए.
सो नेक्स्ट वी हैव स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. डू रिमेंबर, जब भी स्टेप्स की बात होती है, जब भी प्रोसेस की बात होती है, सो ऑफ कोर्स ये वो लिस्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टेप्स होता है जो कि सिक्वेंशियल इन नेचर होता है, विच मीन्स दैट जो आप फर्स्ट पे देख रहे हो विच इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, वो ऑफ कोर्स हमेशा पहला स्टेप रहेगा, हमेशा पहला पॉइंट रहेगा. एंड नेक्स्ट वुड बी ओनली योर डिपार्टमेंटलाइजेशन. आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते एज पर योर कन्वीनियंस. सो इट इज़ ऑलवेज टू बी रिमेंबर कि जब भी प्रोसेस की बात होती है, चाहे वो आपका प्लानिंग प्रोसेस हो या हम अभी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को भी समझेंगे. सो आफ्टर दिस ऑल्सो बहुत सारे प्रोसेस आएंगे आपके सिलेबस के पार्ट के फॉर्म पे. सो जब भी प्रोसेस की बात होगी, इट विल ऑलवेज बी सिक्वेंशियल इन नेचर. So if I talk about steps which are involved in the process of organizing, so let me tell you it is 4 in number. 4 steps हैं जो कि essential role play करते हैं या पार्ट हैं आपके ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का. एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगी यहाँ पे कि यूजुअली बोर्ड एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चन होता है, या तो ये 4 नंबर में 4 मार्क्स क्वेश्चन में अपीयर होता है, आंसर किया जा सकता है आपको, एंड या तो ये 6 मार्क्स के लिए होता है. सो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सो ऑफकोर्स 1 पॉइंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट विल कैरी 1 मार्क्स, हाफ फॉर द हेडिंग एंड हाफ फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स. तो 4 पॉइंट्स हैं, तो इस तरीके से 4 की वेटेज बनती है. बट अगर ये क्वेश्चन अपीयर होता है इन केस ऑफ योर 6 मार्क्स वेटेज, देन 1.5 की वेटेज बनती है, wherein half marks is for the this heading and 1 is for the explanation purpose. So आप इस क्वेश्चन को दोनों ही पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करोगे. So let us start with this now. सबसे पहला step is identification and division of work. So the function of organizing starts with identification of total work to be done so as to achieve the goals. So जैसे ही हम लोग ऑर्गेनाइजिंग को इनिशिएट करते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल प्लान जो कि हमने प्रिपेयर किए होते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन, एज अ प्रोसेस कैसे स्टार्टअप होता है, बाय आइडेंटिफाइंग कि टोटल टास्क क्या है या टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कौन सी हैं या कितनी हैं या कैसी कैसी हैं जो कि हमें हेल्प आउट करेंगी सो एज टू अचीव द गोल इन कॉमन जो कि हमने प्रिपेयर किया होगा. द वर्क इज डिवाइडेड इन अ सिस्टमैटिक वे सो दैट ईच पर्सन गेट्स अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ टास्क. सो डू रिमेंबर कि जब भी हम लोग जॉब की बात करते हैं तो जॉब का मतलब क्या होता है, टास्क, विच मीन्स दैट एक्टिविटीज़ जो कि एज एन इंडिविजुअल आपको बोला जाएगा सो एज टू परफॉर्म. सो इट शुड हैव स्पेसिफिक एंड डेफिनेट टास्क टू बी परफॉर्म्ड. एज यू नो कि जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, इट इज़ कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग साथ में मिलकर काम करते हैं. तो ऑफकोर्स एवरी इंडिविजुअल कैरीज देयर ओन सेट ऑफ जॉब टू बी परफॉर्म और देयर ओन सेट ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म. सो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उस एक्सटेंट तक वन शुड बी वेरी मच क्लियर इन थॉट्स कि क्या आपको टास्क परफॉर्म करना है, क्या आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है जो कि आपकी जॉब प्रोफाइल है, सो एज टू बी प्रोडक्टिव इन नेचर. सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टोटल वर्क टू बी डन कि कितना काम करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अटेन द स्पेसिफिक गोल्स और स्पेसिफिक टारगेट्स. उसके बाद आता है आपका डिविजन ऑफ वर्क, विच मीन्स दैट जितना भी टास्क ऑफ एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करना होगा सो एज टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेटली वो एक इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं करेगा. वो काम जो होगा ओवरऑल उसको डिवाइड किया जाएगा एज द कॉम्पैक्ट जॉब्स टू बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल. और दैट टू वो जो कॉम्पैक्ट एक छोटा पोर्शन ऑफ जॉब होगा, टास्क होगा जो कि आपको एज एन इंडिविजुअल परफॉर्म करना होगा, वो भी डिपेंड किया जाएगा आपके ऊपर इन टर्म्स कि आपके स्किल्स कैसी हैं, आपके एफर्ट्स कैसे हैं, आपके एक्सपीरियंस कैसा है, टू वॉट एक्सटेंट यू आर स्पेशलाइज्ड एंड किस किस तरीके से आपको काम करना आता है. बिकॉज हम यहाँ पे ट्रायल और एरर मेथड को रिप्लेस करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन को रिप्लेस करेंगे विद द साइंटिफिक मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ योर वर्क टू बी डन. सो जिस भी इंसान को, जिस भी इंडिविजुअल को जो भी टास्क मिलेगा परफॉर्म करने के लिए, ऑफकोर्स द पर्सन वुड बी स्पेशलाइज्ड इन दैट, द पर्सन वुड बी हैविंग एनफ ऑफ द कमांड स्किल्स इन दैट, जिसके थ्रू वो एक्सपेरिमेंटेशंस को अवॉइड करेगा और अपने गोल्स को रियलाइज कर पाएगा, अपने टास्क को अटेन कर पाएगा. एंड एज यहाँ पे बाय मीन ऑफ प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं. एट द सेम टाइम हम लोग अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होंगे जिसमें हम लोग अपने एफर्ट्स को वेस्ट नहीं कर रहे होंगे. एवरी ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी क्रिस्टल क्लियर इन द माइंड कि उसको क्या टास्क को परफॉर्म करना है. तो एवरीथिंग वुड बी सिस्टमैटिक एंड ऑन द ट्रैक.
सो वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज़ कि अगर आपको अपने टास्क को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है, तो एज अ मैनेजर ऑफ कोर्स यू शुड बी हैविंग द कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ विच वुड बी रिक्वायर्ड सो एज टू अटेन योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अगर आपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ को नहीं किया होगा, सो आप वो सारे स्टेप्स को, वो सारे प्रोसेस को, वो सारे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं करोगे जो कि ज़रूरी होगा सो एज टू गेट योर रिजल्ट्स. सो एज यू नो कि जब हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया और डिविजन कर लिया, तो इसको एक बार रिलेट करते हुए द प्रैक्टिकल फैक्टर ओवर हियर कि एज यू नो कि जब भी हम किसी बैंक को विजिट करते हैं तो उस बैंक में मल्टीपल एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग होती है, चाहे वो कैश काउंटर हो, चाहे वो आपके लोन सेगमेंट हो. सो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग एरियाज़ में हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं जो कि ओवरऑल बैंकिंग फंक्शन का पार्ट होता है. एंड एट द सेम टाइम जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो अलग अलग एरियाज़ को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि वो किस एरिया में स्पेशलाइज्ड हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क उसके अकॉर्डिंगली ही होता है. सो दैट अगर ये चीज़ सिस्टमैटिक होती है देन फॉर श्योर जितने भी एम्प्लॉयज़ या जितने भी डिपार्टमेंट्स या जितने भी यूनिट साथ में काम कर रहे हैं, सो एज टू अटेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स वो अटेन कर पाएंगे. एंड अगर किसी एक इंडिविजुअल को आप सारा टास्क दे दोगे कंप्लीट करने का, तो डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है. At the same time, the person would not be perfect in all of the areas or avenues. So here comes your second step in the process, that is departmentalization. So it is basically your grouping of work only. So after identification and division of work, the next step is to group related and similar jobs under one department. So such grouping is known to be your departmentalization. So जब भी हम लोग सिमिलर एक्टिविटीज़ को जो कि हमें परफॉर्म करना होता है उसको जब हम ग्रुप करते हैं, उसको हम जब कैटेगराइज करते हैं इनटू वन लार्जर यूनिट, दैट इज़ नोन टू बी अ डिपार्टमेंट, डिवीजन और सेक्शन. एंड उसको हम बोलेंगे बेसिकली योर डिपार्टमेंटलाइजेशन. सो एज यू नो कि बहुत सारे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स ऑपरेट करते हैं बिजनेस में, लाइक योर मार्केटिंग, फाइनेंस, योर ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट, योर प्रोडक्शन. तो इस तरीके से जो मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको एक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर उसको सेग्रीगेट या सॉर्ट आउट कर दिया जाता है. बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद व्हेन डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड, सो आफ्टर दैट एवरी ऑफ द team member of a specific kind of department would be focusing on only one specific task to be performed. सो जब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को क्रिएट कर दिया जाता है तो ऑफकोर्स वो स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, विच मीन्स अगर आपका मार्केटिंग टीम है या पर्सनल है, ह्यूमन रिसोर्स है या फाइनेंस टीम है, सो ये जो डिपार्टमेंट्स होंगे ये अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने स्किल्स में एक्सपर्टाइज़ को होल्ड करते होंगे. सो दे वुड बी द बेस्ट पर्सन और द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स जो कि इस टास्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है. सो डेफिनेटली व्हेन यू नो हाउ टू डू योर जॉब परफेक्टली, दैट इज़ योर स्पेशलाइजेशन. सो बाय मीन ऑफ प्लेसिंग और ग्रुपिंग सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू वन डिपार्टमेंट, वो आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर करेगा. एंड इसके साथ एक चीज़ और रिमेंबर करने की बात है, दैट एवरी ऑफ द डिपार्टमेंट को जो लीड करता है वो डिपार्टमेंट हेड होता है या वो उसका मैनेजर होता है, लाइक योर मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर. तो ये स्पेसिफिक मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने स्पेसिफिक टीम को, ये डिपार्टमेंट को लीड करते हैं. Although whole of the organization is divided into different departments, but जितने भी departments को create किया जाता है उनको connect रखा जाता है, they are linked together because they work ऑन इंटरडिपेंडेंट मोड, विच मीन्स जो फाइनेंस टीम है वो डिपेंडेंट है मार्केटिंग के ऊपर, जो मार्केटिंग है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो फाइनेंस के ऊपर, एंड वाइस वर्सा. इसी तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स जो हमने क्रिएट किए हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को होल्ड करते हैं. इफ़ आई एम गोइंग टू से दैट कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो इंडिविजुअल फॉर्म पे अपना फंक्शन को परफॉर्म कर सके या करना पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं होगा. जो डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ टोटल एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स. इसीलिए जितने भी डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाता है या फॉर्म किया जाता है, दे आर वर्किंग इन द डिफरेंट फॉर्म, in the distinctive form, but at the same time they are interdependent and connected with each other, because अगर एक का काम है तो उसका जो कनेक्टिविटी है वो ऑफकोर्स दूसरे डिपार्टमेंट के साथ फॉर श्योर रहती है. सो जब मल्टीपल काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स को क्रिएट कर दिया जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोऑर्डिनेशन को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. द रीज़न, अगर एक भी डिपार्टमेंट आपके साथ रिलेट करके काम नहीं करता है तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम हैम्पर होता है. सो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट की गई है उसका जो एम होता है दैट इज़ टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन,
डू रिमेंबर कि यहाँ पे वो अलग तरीके से डिफरेंट यूनिट के फॉर्म पे तो काम कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग टू अटेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। सो इसलिए कोऑर्डिनेशन करना या सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो डिपार्टमेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। प्रोडक्ट वाइज भी डिवाइड किया जा सकता है, लाइक योर टेक्सटाइल, केमिकल, पावर डिवीजन, जितने भी मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस करते हो उसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। एंड अगर टेरिटरीज़ की बात करो, सो वी हैव वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो अपने डिपार्टमेंट्स को या अपने यूनिट्स को, सो एज टू रिलेट विद द फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड. So next we have assignment of duties as the third step in the process. So after grouping various activities into various departments, it is necessary to allocate work to different employees, and duties should be assigned on the basis of knowledge, experience and qualification of an individual. So जब भी हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में ग्रुप कर दिया या डिवाइड कर दिया वेरियस जॉब पोजीशंस को, सो आफ्टर दैट ऑफ कोर्स आपकी जो ड्यूटीज़ होंगी एज द पोजीशन और एज अ डेजिग्नेशन जो आप होल्ड करते होंगे वो क्लियरली आपको बतानी चाहिए एज अ मैनेजर टू द ऑफ कोर्स टू द एम्प्लॉयज़ जिसके साथ आप रिलेट कर रहे हो. एंड जो ड्यूटीज़ आपको एलोकेट कर दी जाएंगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर इंडिविजुअल काइंड ऑफ एबिलिटीज़ जो आप होल्ड करते हो. सो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हो वो प्रॉपर करी जाएँ, बिकॉज जॉब्स जो होती हैं इट इज़ असाइन टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म इट. रैंडम कोई भी एलोकेशन ऑफ जॉब आपको नहीं मिलेगी, टास्क आपको नहीं मिलेगा परफॉर्म करने के लिए. वट एवर बी इज़ बीइंग आस्क्ड so as to complete by mean of you, by mean of an individual, that will be backed by the qualification you hold, experience you have, the ability or the aptitude you basically carry. So इस तरीके से assignment of duties को handle किया जाता है. Herein I have mentioned one example. Activities of finance should be assigned to person having qualification, experience in finance. विच मीन्स कि अगर आप यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोई भी एक्टिविटी देते हो या कैरी आउट करवाते हो कोई काम, सो ऑफकोर्स जिस भी इंसान को आप जो भी काम दे रहे हो द पर्सन शुड बी हैविंग द रिलेवेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स सो एज टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द फाइनेंस टीम और द फाइनेंस पोजिशन. So next we have establishing reporting relationship. So after assigning duties, the next step is to clearly define the authority and responsibility associated with each job, which means that हम यहाँ पे बात कर रहे हैं about the superior and subordinate relationship. So जो superior है of course the person is the one who can give instructions or the command or the task to be performed by any of the employee or his subordinate of course. जो subordinate है the person carries responsibility so as to execute the task जो कि उसको बोला जा रहा है by mean of the superior. So as a superior of course you should be knowing कि आपको किसको कमांड करना है, how many number of people are there जिसको आप कमांड करोगे. At the same time जो आपका subordinate of course he also might be clear in his thoughts in his mind that कि who is my superior from whom I need to receive the orders and instructions. So by mean of establishing your reporting relationship we can create the management hierarchy also. As you know कि जो management hierarchy होती है वो chain of command होती है फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो सुप्रीम पोजीशन एंजॉय करता है. आफ्टर दैट वी हैव मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लास्ट वी हैव द सुपरवाइजरी और द ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो ऑफ कोर्स जो टॉप मैनेजर है या टॉप मैनेजमेंट लेवल होते हैं वो सुपीरियर होगा एंड जो सबॉर्डिनेट होंगे वो मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे. एंड व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मिडिल लेवल मैनेजर्स दे आर सुपीरियर टू द लोअर लेवल और ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजर्स. सो अगर हम ये क्लियर कट सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, so as to be clear कि who is superior to whom and who is subordinate. So at the same time this also helps in coordination. And if I talk about one example over here to be quoted, it could be like कि जो भी आपका employees हैं जो participate कर रहे प्रोडक्शन में या परचेज में या स्टोर्स डिपार्टमेंट में, ऑफ कोर्स दे विल रिसीव ऑर्डर्स एंड दे विल बी अकाउंटेबल टू ओनली प्रोडक्शन मैनेजर. सो यहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको भी पता होगा क्लियरली कि उसका सबॉर्डिनेट्स कौन है, एंड जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी पता होगा कि उसको ऑर्डर कहाँ से मिलना है, कौन देगा एंड किसको वो अकाउंटेबल हैं. सो बाय मीन ऑफ दिस ऑफ कोर्स हम लोग स्टैब्लिश करते हैं द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. So after completing the steps which are involved in the process of organizing, now I'll be continuing with your importance of organizing. So let's give a start to this. So सबसे पहला benefit of organizing is benefits of specialization. So इसको understand करते हैं. In organizing, every individual is assigned a part of total work and not the whole task.
So the division of work into smaller units and repetitive performance leads to specialization, which means that जब भी organizing की जाती है, so of course it is very important to identify the whole of the task to be performed by the entire organization. At the same time जितना भी entire task होता है जो कि perform करना होता है in the organization, that is divided by mean of division of work that to into smaller the compact jobs or the units to be performed by an individual. एंड एट द सेम टाइम वो जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसको ही वो सेम टास्क बार बार रिपीटेटिव फॉर्म पे करना होता है, कैरी आउट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, कीपिंग इन माइंड कि उस इंडिविजुअल का स्किल्स या एक्सपर्टाइज क्या है, उसके बाद ही ऑफकोर्स काम को डिवाइड किया जाता है. सो बाय मीन ऑफ दिस ऑफकोर्स जब सेम इंडिविजुअल को सेम पीस ऑफ जॉब को परफॉर्म करना होगा ऑन रिपीटेटिव बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस, द पर्सन इज गोइंग टू सिक्योर मोर ऑफ द स्पेशलाइजेशन प्रायर जो था उससे ज़्यादा भी वो और स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. सो बाय मीन ऑफ दिस जो स्पेशलाइजेशन आपने एक्सपीरियंस की होगी वो स्पीडी परफॉर्मेंस को जनरेट करेगी, स्पीडी कंप्लीशन ऑफ टास्क को जनरेट करेगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन जो कि आपको ऑफर किया जाता है बाय मीन ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट वी हैव क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. सो अभी हमने इस चीज़ को रिलेट किया था कि जो आपका पॉइंट नंबर 4 है, स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज़ स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. सो बाय मीन ऑफ दैट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लियरली यहाँ पे स्पेल आउट करते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. सो इन द ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम करे, किसी भी यूनिट में काम करे, द पर्सन इज़ वेरी मच क्लियर बाय मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, हु इज़ अकाउंटेबल टू हूम, हु इज़ आंसरेबल टू हूम, किसको किससे इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करना है. सो एवरीथिंग इज़ क्लिस्टर क्लियर ओवर हियर. सो जिसकी वजह से जो वर्किंग रिलेशनशिप होते हैं उसमें काफ़ी क्लैरिटी होती है. एंड एवरी ऑफ द एम्प्लॉय, एवरी ऑफ द इंडिविजुअल इज़ वेरी मच क्लियर इन थॉट ऑफ योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर्सन को पता होता है कि उसकी जो इंडिविजुअल अथॉरिटी है वो क्या है. एट द सेम टाइम व्हाट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ अटैच्ड बाय मीन ऑफ हैविंग दैट अथॉरिटी. सो ये सब चीज़ें क्लियर होने की वजह से जो वर्क परफॉर्मेंसेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडी हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं. सो नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेटली हमें ये चीज़ दोबारा से रिलेट करनी पड़ेगी दैट बाय मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टैब्लिशिंग द क्लियर कट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है सो एज टू नो कि क्या काम किसका है, क्या काम के लिए किसको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, हु इज़ आंसरेबल टू होम, विच मीन्स दैट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रखा जाता है. कोई भी आज सच कन्फ्यूजन नहीं होती है इस चीज़ में. सो डेफिनेटली बाय मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है. एंड व्हेन यू हैव क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कि क्या काम किसका है, क्या काम किसका नहीं है. सो बाय मीन ऑफ दिस जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि आपका मैनेजर हैंडल करता है, जो ओवरलुक करता है. सो ऑफ कोर्स द पर्सन हैज़ द कंप्लीट नॉलेज कि अगर कोई टास्क परफॉर्म नहीं हुआ है तो ये टास्क किसका था, राइट, किसको हमें अब क्वेश्चन पुट अप करना है. सो बाय मीन ऑफ दिस आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो ओवरलुक होता है, जो सुपरविजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है बिकॉज नोबडी कैन डिनाई कि ये काम मेरा नहीं था. तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें जब क्लियर होती हैं सो एज अ मैनेजर आपको फैसिलिटी मिलती है दैट कि आपका जो काम है वो काफ़ी ईज़र हो जाता है, दैट इज़ वो काफ़ी इफेक्टिव भी हो जाता है. सो नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. So organizing ensures that optimum utilization of human resources and material resources is taken care. So in organizing, work is done or assigned as per skills, knowledge, experience and capacity of the people, of course. So with clarity in jobs, individual know in advance what they're supposed to do. It avoids any form of your confusion and duplication of work, and at the same time it motivates the employees to put in their best effort. सो बाय मीन ऑफ दिस ये ऑर्गेनाइजिंग आपको ऑफर करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट पॉसिबल फॉर्म पे यूज़ हों एंड कोई भी एज सच ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क परफॉर्म ना हो. काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया जाता है हाउ द प्रॉपर असाइनमेंट is to be done by the mean of job responsibilities, by the mean of job profiles of the people. नेक्स्ट वी हैव अडेप्टेशन टू चेंज. सो एज यू नो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो ऑपरेट करती है इट इज़ समवॉट डायनेमिक एनवायरनमेंट. एंड डायनेमिक का मतलब क्या है कि विच कीप्स ऑन चेंजिंग. सो सच एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट पोजेस बोथ अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी टू द बिजनेस, विच मीन्स अगर आपका एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट फॉर्म पे चेंज हो रहा है तो माइट भी वो आपके लिए कभी फेवरेबल हो, कभी फेवरेबल ना हो. सो या तो वो आपके लिए चैलेंज लेकर आएगा या तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा. बट बाय मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक जो एंटरप्राइज है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड बाय मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो बाय मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ओनली
आप जो भी चेंजेस हैं उसमें मॉडिफिकेशंस लेकर आ सकते हो. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक नया काइंड ऑफ चेंज आया है जहाँ पे हम एक नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोच रहे हैं. सो फॉर दैट ऑफ कोर्स हम लोग डिवीजन कर सकते हैं इनटू द डिपार्टमेंट सेपरेट डिस्टिंक्टिव फॉर्म पे. जैसे कि अगर हमने पहले पढ़ा था कि प्रोडक्ट के वाइज पे ही हम लोग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो आपका फार्मा प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो. तो इस तरीके से अगर आपने कोई और नया एरिया ऑफ प्रोडक्शन करने के बारे में सोचा है, सो बाय मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आप एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ हिरार्की में कुछ चेंजेस ला सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो और अपने नए चेंज को इम्प्लीमेंट फॉर श्योर कर सकते हो. So next we have development of personnel. So personnel is all about your human resource factor. So जब भी ऑर्गेनाइजिंग को परफॉर्म किया जाता है, सो जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपके मैनेजर्स होते हैं या जो आपके सुपीरियर्स होते हैं, वो एट टाइम्स आपको बहुत सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं, हैंड ओवर करके देते हैं, सो दैट दे कैन फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट एरियाज़. एंड जिसकी वजह से क्या होता है, जब व्हेन यू गेट अ पीस ऑफ जॉब टू परफॉर्म, सो डेफिनेटली वो ऑफर करता है कि दैट आप उस टास्क को एज द सबऑर्डिनेट अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी से परफॉर्म करो, अपने बेस्ट ऑफ द पोटेंशियल से उसको कंप्लीट करो, सो दैट ना सिर्फ आपका जॉब कंप्लीट हो बट ऑफ कोर्स यू कैन गेट इनटू द गुड बुक्स ऑफ योर मैनेजर एज वेल. एंड इन द नियर बाय फ्यूचर आपके जो चांसेस ऑफ प्रमोशन हैं वो भी ऑफ कोर्स हाई हो सकते हैं, या यू कैन राइज टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजरल हिरार्की इफ़ पॉसिबल. सो इसकी वजह से जो आपको चैलेंजिंग टास्क या ड्यूटीज़ अपार्ट फ्रॉम योर ओन जॉब अगर आपको मिल रही है परफॉर्म करने के लिए, तो वो आपके डेवलपमेंट को प्रमोट करती है इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स एक्सपीरियंस, जो कि फॉर श्योर रिक्वायर्ड होता है टू एज टू पोजेस when you will be promoted to the next hierarchy or to the next level of any of the job position. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो स्किल्स और एक्सपीरियंस है फॉर श्योर आपको काम आएंगे. सो बाय मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है. Next we have expansion and growth as the importance of your organizing. So by mean of your organizing काफ़ी ज़्यादा essential हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है दैट कि बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड. एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं. बट इट इज़ समवॉट अ नेटवर्क ऑफ द जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन सी जॉब पोजीशंस होंगी, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या उनकी अथॉरिटी होंगी. सेम गोज फॉर योर मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड योर लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो जितने नंबर ऑफ पीपल एडअप होते रहेंगे उतना जॉब प्रोफाइल्स क्रिएटेड होती रहेंगी. जितना नए नए बिजनेसेस आप करते रहोगे या नया प्रोडक्शन या नई टेक्निक्स को आप अवेल करते रहोगे या कुछ नया करने के बारे में सोचोगे या बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के बारे में, एक्सपांड करने के बारे में सोचोगे, उतना ज़्यादा पॉसिबल वे में आपको एक प्रॉपर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करना पड़ेगा टाइम आफ्टर टाइम. सो ऑर्गेनाइजिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि अलाउ करता है एक बिजनेस एंटरप्राइज को सो एज टू ऐड मोर जॉब पोजीशंस, मोर डिपार्टमेंट्स, मोर प्रोडक्ट लाइन्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, उसको नेक्स्ट लेवल ऑफ एवेन्यू पे या फंक्शनिंग पे आप उसको लेकर जाना चाहते हो. सो फॉर दैट ऑर्गेनाइजिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड वाइटल रोल. सो जस्ट टू कंक्लूड एक बार रिकॉल करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं व्हाट वी हैड कवर्ड फॉर टुडेज ट्यूटोरियल. एट फर्स्ट मैंने इनिशिएट किया विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फर्दर मैंने आपको स्टेप्स बताए जो कि 4 इन नंबर है व्हेन आई टॉक अबाउट योर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. एंड फर्दर हमने कंक्लूड किया, ये रिलेट किया विद द इम्पॉर्टेंस दैट ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स टू द मैनेजर. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द क्रक्स फैक्टर ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन, तो ये 2 चीज़ें परफॉर्म करता है. 1, they create a hierarchical arrangement in the form of top level management, mid level management and your lower level or operational level management. Further, it also secures the accumulation of resources जिसको आप यूज़ करोगे so as to execute or so as to implement your plan. तो ये 2 मेजर चीज़ें organizing as a function carry out करता है अपने साथ. So that's all for today's tutorial. So I hope कि आपने आज इस सब चीज़ों से relate किया हो. And thank you so very much.